तुम पी रहे गरल की देख नीलकंठ मुग्ध हैं, सुधा लजा गई अमर पतित असुर विक्षुब्ध हैं। मगर ये अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना, कि है नरत्व ताव पर लगा हुआ है ग्राम गृह नगर सभी तो दांव पर। तो तुम्हें अगर है आन कुछ मनुष्यता के नाम की, तो ध्यान ये बना रहे वमन न हो, वमन न हो। तुम तप रहे हो जिस तरह न तप सका निदाग भी। तुम्हारी तपस्या में त्याग में कोई कमी नहीं है, पर तुम तपे भी जले भी और फिर भी जलन बाकी रह गई, तो लानत तुम्हारे जलने पे है। तुम तप रहे हो जिस तरह न तप सका निदाग भी, तुम्हारी आग देख मंद पड़ गई दवाग भी। मगर अभी तो पग प्रथम कहाँ समाप्त साधना, लपट लपट से भेंट लो हरे शोला चिन्ह चिन्ह अंक में समेट लो। क्योंकि बने अगर विभूति तो जो आ रहे हैं पीढ़ियां, भविष्य में उन्हें कभी तपन न हो, तपन न हो। कवि की दृष्टि से कविता को देखना और कविता के पार जीवन को समझना अपने आप में एक कठिन कार्य है। लेकिन जब कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हो, तो फिर ये कठिन कार्य एक महत्वपूर्ण लेकिन बहुत ही सहज अनुभव में बदल जाता है। यहाँ आपके कक्ष में नेहरू जी का एक वाक्य लिखा हुआ है, अपने जीवन को कविता बनाना चाहिए। लेकिन क्या आज जिस दौर में हम जी रहे हैं, वहाँ ये संभव है कि हम अपने जीवन को कविता में तब्दील कर दें? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इसके पीछे ऐतिहासिक बैकग्राउंड भी है, भूमिका भी है। जो हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था, 47 में आज़ाद हुआ, 3 साल लग गए अम्बेडकर साहब को संविधान लिखने में। 1950 में गणतंत्र घोषित हुआ, सॉवरेन रिपब्लिक। उस समय बड़ा भारी जलसा मनाया नेहरू ने लाल किले में, जश्न जमहूरियत के नाम से। 7 दिन का जलसा, एक दिन मुशायरा, एक दिन कवि सम्मेलन, एक दिन संगीत सम्मेलन, नाटक, एक दिन बैले। वह देखने लायक दृश्य था। उसमें क्या कवियों का उफान था आज़ादी के बाद का, उसका आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तब दिन करने पड़ा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, जिसको प्रयोग मिला रहे थे, जो गवर्नमेंट आई थी उस समय, इसको उनके लिए लिखा। बच्चन जी ने लिखा दिल्ली जफर की जवाहर की। उस माहौल में ये उन्होंने मेरी ऑटोग्राफ बुक में लिख दिया था, अपने जीवन को एक कविता बनाना चाहिए। मतलब तुम कविता को जियो। कविता को जिया कैसे जाए भाई? तो ये सबसे बड़ी चुनौती कवि के लिए, कविता जो लिखता है उसको जिए। तो कविता बहुत ही टेंडर, बहुत ही नाजुक चीज़ है। इंसानी जज्बात की, इंसानी भावनाओं की सूक्ष्मतम पारदर्शी ये अभिव्यक्ति है कविता जो होती है। ये ऊपर से चाहे जितनी स्थूल दिखे, इसी उसकी मार भी उतनी तेज़ होती है। आपको मालूम है कि तमाम लोगों ने लिखी वियतनाम अमेरिका से लड़ाई में कविताएं। शमशेर ने लिखी, नागार्जुन ने लिखी, मैंने भी लिखी, सब ने लिखी। ये स्टीफन स्पेंडर ने 5 लाइन कविता लिख दी, सारे संसार में छा गई। 5 लाइन, एक लाइन में कविता। उसने लिखा है कि एक झोपड़ी में बैठे हुए थे एक परिवार, माँ बाप और 4 बरस का बच्चा, ऊपर से बम गिरा, सब चिथड़े चिथड़े उड़ गए। बच्चा किसी से बच गया, फ्रीक ऑफ नेचर, से खराश भी नहीं आई। वो माँ की मरे हुए लाश पर आके दूध खोज रहा है। देख क्या करुणा। जो ड्यूटी पे था टॉमी, उसने गोली मारी तो उसके यहाँ लाल लाल गाल दिखे, तो कारतूस लग गया। पड़ोसी उठाता कहता है, बट दिस वॉज ए बेटर टारगेट फॉर ए किस। ये कपोल तो चुंबन के लिए बनाए गए थे, कारतूस के लिए। एक लाइन में कविता आ गई। अब कविता कितनी कम नाजुक हो सकती है। एक लाइन में कविता, शेर और दोहा और चौपाई और अतुकांत मुक्त छंद तब छोड़ दीजिए, जहाँ कविता होगी बोलेगी। दिस वॉज ए टारगेट फॉर ए किस, इस पर कविता लाइन आ जाना। तो कविता की मार्मिकता इसी में है। निराला ने कभी लिखा था, मरा हूँ 1000 मरण पाए तब एक शरण, मरा हूँ 1000 मरण। तो कविता लिखने के लिए कवि को स्वयं 1000 बार मरना पड़ता है। कभी ने लिखा जीवित मृतक को अंक। तो मतलब उस अनुभव, उस सांचे से गुजरना पड़ता है। रही आज की इसकी बात, आज बड़ा बेढब ज़माना आ गया है। ये चुनौती है कि आज कविता की आवश्यकता है भी कि नहीं है, कविता क्या मूल्य है। मगर हम समझते हैं आज ही सबसे बड़ी कविता की आवश्यकता है, जब आतंकवाद छाया हुआ है,
जैसा कभी नहीं था। आज के इस अस्त व्यस्त भरे युग में जब चारों ओर कयास, आतंक छाया हुआ है, पहले सुनते थे किसी लड़ाई हो तो गोली मार दिए, ये हमारी झगड़ा में बिना झगड़े के किसी बस को रोक लिया, चढ़ के तर 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 तर, न जान न पहचान, न कभी कोई लड़ाई न झगड़ा न गाली गलो, इतना इंसान हैवान हो जाएगा। इसका जवाब राजनीति नहीं दे सकती, इसका जवाब साहित्य देगा, कविता देगी, बकौल जिगर साहब के। जो उनका फ़र्ज़ है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। तो कविता के लिए बहुत बड़ी चुनौती, ये पंक्ति जो है ये पंक्ति सार्वभौम बन गई है। ये सारे कवियों के लिए एक प्रकार से, जैसे कहते हैं ना, वो जहाज़ में जाओ तो कहीं टकरा ना जाए जहाज़, तो लाइट हाउस लगाते थे, रोशनी दूर से देखो वहाँ खतरा है। तो ये कविता सारे कवियों को, विश्व के जब सर्जकों को, क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए इशारा है, होशियार रहना, आगे ख़तरा है। जीवन को कविता बनाओ, नहीं तो जीवन ख़त्म हो जाएगा। क्या इसमें ये भी संकेत है कि अब जीवन सिर्फ कविता में सुरक्षित रहेगा? जीवन कविता में ही सुरक्षित संकेत हो सकता है, पर कवि को इसकी कॉन्शियसनेस नहीं होनी चाहिए कि हम जो हैं कविता, जो कवि का मतलब केवल रचना से मतलब है, उसके रचना में ही उसका जीवन है। जो रचनाकार है वही जीवन को, अब हम उसमें फिलॉसफी पे नहीं जाएंगे। फिलॉसफी ये है कि जो वस्तु स्थिति है इससे हमको संतोष नहीं होना चाहिए, इसको हमको बदलना है। जो वस्तु स्थिति संतुष्ट है वो फिर जीवन में क्रिएट नहीं कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता है। इसी चीज़ को हम थोड़े विशेष दौर से ले लें तो जैसे आज़ादी के बाद 1960 हिंदी कविता में एक विशेष समय माना गया कि उसके बाद हिंदी कविता में काफ़ी बड़ा परिवर्तन आया, और तब से लेके आज तक भी हिंदी कविता के परिदृश्य में बहुत से परिवर्तन आए हैं, बहुत से दौर आए हैं। तो ये लगभग ये पिछले 3 दशक की कविता, यानी 1960 से लेकर के हम कहें आज तक की जो कविता है, आपने तो पूरा दौर देखा है, तो इस सारे समय में जीवन के साथ कविता के जुड़ाव को लेकर के कविता कहाँ तक चल पाई है, कवियों ने कविता के साथ कहाँ तक सामाजिक न्याय किया है, आप इस पूरे दौर को कैसे परिभाषित करेंगे? कविता के साथ कवि ने न्याय किया है कि सवाल नहीं है कि कविता ने कवि के साथ कहाँ तक न्याय किया, ये सवाल है। हमारे इस दौर में तमाम परिवर्तन आते चले गए। एक तो हम तो उस दौर के हैं ना कि मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, फिर पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी, और फिर हमारी पीढ़ी आई इसके साथ, दिनकर, बच्चन, अंचल, नरेंद्र शर्मा, उसमें शमशेर भी हैं, त्रिलोचन भी हैं, उसमें आखिर में कहीं मेरा भी नाम सुमन पुछल्ले की तरह जुड़ जाया करता था। नहीं, आपका नाम पुछल्ले की हाँ, तरह नहीं, बात कही, वो युग आया। उसके बाद फिर नई कविता आई, मुखचंद आया। नई कविता में शुरू तो निराला ने कर दिया था, हिम्मत तो इन्हीं की थी सबसे पहले। न पंत ने मुखचंद लिखा, न प्रसाद उस समय लिख सकते थे, न मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने पहले उसकी कीमत दी। सबसे बड़े संपादक ने वापस कर दी, जो ही कली कविता ये तो कविता ही नहीं है। तब मालूम पड़ा कि यही कविता थी, असलियत ये थी। खैर, अब वो कविता उससे बदलना शुरू हुई। आगे क्या आया? प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद आया, फिर नई कविता आई। तो कविता अपने अपने रूप बदलती चली गई। मगर हम देखते ये हैं कि कविता का ऊपरी पैमाना या ऊपर पोशाक कुछ भी बदले, चाहे छंद बदल जाए, आज भी अच्छा दोहा लिख दो, पाकिस्तान में लिख रहे हैं शायर तो लोग फड़क उठते हैं। आज भी अच्छे गज़ल लिख दो, दुष्यंत कुमार आप चमक गए इसमें। तो ये तो ऊपर का परिवेश है कि मुक्त छंद है कि नए प्रयोग हैं। असली चीज़ तो वही संवेदनशीलता है। जहाँ कविता संवेदना को व्यक्त करेगी, इंसान के दुख दर्द को व्यक्त करेगी, वहाँ कविता जिएगी। और आज सवाल यही है, इंसान के दुख दर्द को समझने के लिए सबसे बड़ा हथियार, इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? तो साहित्य हो सकता है, कविता हो सकती है। क्यों? कविता में उसके पास वही बड़ा हथियार है, संवेदना का, मनुष्य के दुख दर्द को समझने का, उससे अपने आप को एकाकार कर देने का, और यहाँ तक करने का कि उसकी कीमत चुकाने का। निराला ने कीमत चुकाई इसकी, भूखे रह करके, और कविता को जिंदा रखा उसने। मानो उसे बच्ची मर गई बिना लिखा, कह रही मैं अपनी बच्ची को दूध भी नहीं, दवा भी नहीं दे पाया है। जब सरोज स्मृति लिखी ना, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित का। जानता था अर्थागम एक उपाय है, पर रहा सदा संकुचित का। हाथ में पैसे नहीं था,
लगकर अनर्थ आर्थिक पथ पर हारता रहा मैं स्वार्थ समर। शुचिते पहनाकर चीनान शुक रख सका न तुझे अतः दधिमुख। तू बिटिया मेरी, तुझे रेशमी कपड़ा पहना के तुझे दूध दही भी नहीं खिला पाया। सोचा है न तो हो बार बार, ये हिंदी का स्नेह हो बहार। अन्यथा जहाँ है भाव शुद्ध साहित्य कला कौशल प्रबुद्ध, कुछ दिए हुए मेरे प्रमाण, कुछ वहाँ प्राप्त को समाधान। मतलब एक चुनौती उस आदमी ने करनी और विद्रोह किया। अब कवि ही है जो विद्रोह कर सकता है रूढ़ियों से, अंधकार से, सांप्रदायिकता से, आतंकवाद से। इसलिए अब कवि को सामने आना चाहिए। कविता में संवेदना एक अनिवार्य अवयव की तरह मौजूद है। कवि की दृष्टि में सूक्ष्मतम संवेदनाओं की अभिव्यक्ति ही कविता है। यही संवेदना हमें जीवन के निकट लाने के लिए कभी औजार तो कभी हथियार बन जाती है। लेकिन कवि आश्वस्त है कि बोलेगी कविता ही बोलेगी। मैं देखता रहा कब से कविता बढ़ती आ रही है। वहाँ से प्रगतिवाद आया, प्रयोगवाद आया, नई कविता आई, अकविता आई, मुक्तिबोध आए, शमशेर आए, त्रिलोचन, केदारनाथ, सब पूरी प्रवाह चला रहा। अभी 1 साल पहले, मत जानते हो तुम, अच्छी कविता किसी कवि की मिल जाए मैं रट लेता हूँ, याद कर लेता हूँ। तो एक कवि सम्मेलन हुआ था यहाँ, 150 साल पूरे हुए, अमृत वर्ष मनाया गया हिंदी साहित्य सम्मेलन का। सारे कवि उसमें अरुण कमल ने एक कविता पढ़ी। अब आप कैसे राजनीति, कैसे जीवन की चुनौतियों को सामने स्वीकार करती है और नई कविता कहाँ से कहाँ संवेदना को ले जाती है। वो जो कविता है बुढ़ापा, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको हम लोग कहते थे फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, वही ऊंचाई। और मरने के पहले तक 94-95 वर्ष में मरे हैं, 93 बार बार जेल गए, पश्तो यहाँ की भाषा होगी, लड़ते रहे। यहाँ भी आके चुनौती दे गए थे, एक सामने चुनौती। इस आदमी ने बुढ़ापा कविता लिखी। अब देखिए कहाँ से कहाँ सिंबल ये है, लाल लाल जो बिंब है सूरज का, एक अच्छा ये जो सिंबल था वॉन गॉग का, ये है ना, ये सूरजमुखी का फूल, ये सब सिंबल तो कविता में आते हैं। ये सिंबल कहाँ से लाया? उससे आपको मालूम पड़ा कि कविता जो है आज कैसे चुनौती को स्वीकार कर सकती है, प्रतिबद्धता कैसे, उस कविता को मैं सुनाना चाहूँगा। सब कवर कर लेती है, नए प्रयोग, सब। बुढ़ापे का मतलब है सुबह शाम खुली हवा में टहलना बोलना। बुढ़ापे का मतलब है ताज़ी सेंकी रोटियां शोरबे में डुबो कर खाना। बुढ़ापे का मतलब है पूरे दिन खाट पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाना। आते जाते किसी भी आदमी को रोककर खैरियत पूछना। यही पूजा ध्यान और तस्वीर के गाने। बुढ़ापा यानी पोते पोतियों को गोद में भरे बैठकर निश्चिंत होकर परियों के किस्से सुनाना। और बुढ़ापे का मतलब बादशाह खान भी। और बुढ़ापे का मतलब बादशाह खान भी खुली हवा के लिए, रोटी और शोरबे के लिए, दुनिया भर के पोते पोतियों के लिए गिरफ्तारी, जेल और पेट पर कोड़े। जुल्म के खिलाफ लड़ने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती। उम्र दराज हो तुम्हारी चिनार देवदार वो बादशाह खान। क्या सिंबल, चिनार देवदार। उम्र दराज हो तुम्हारी चिनार देवदार वो बादशाह खान। न विवशता न थकान न स्यापा, हो तो जिंदगी की नोक हो बुढ़ापा। कहाँ से कहाँ सिंबल, न इसके पीछे गया क्या अलंकार आए, क्या अपने आप कब तक ढल गई। तो कवि की अनुभूति अपने सारे जीवन की संवेदना को लेकर अपने आप ढल जाए और फिर लगा कि ये हमने क्या लिख दिया भाई। वो स्वयं अपनी लिखी हुई चीज़ को देखे, ये कैसे बन गई, मगर बनेगी उसी सांचे से। कल्पना कोरी कल्पना से नहीं बन सकती। आज की जो कवि आज की चुनौती को स्वीकार करेगा, भागने से काम नहीं चलेगा कलाकार कवि का। दुर्जनों की दुर्जनता उतनी बुरी नहीं है, ये तो हैं ही दुर्जन, जितनी सज्जनों की अन्यमनस्कता कि हमें क्या करना हो। क्यों नहीं, आप जानते हैं गलत चीज़ है, आप बोलना चाहिए और बोलना पड़ेगा। तो आज अगर कोई निर्भय होकर सत्य का उद्घोष कर सकता है तो केवल कवि कर सकता है, राजनीति नहीं कर सकती है। और यही कवि के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती है। और कवि की चुनौती माने सारे संस्कृति को चुनौती है। या तो संस्कृति ख़त्म होती है
मानवता की जो उसमें यह संस्कृति राजनीति में विजय पाती है और संसार के विश्व के कल्याण के लिए अपनी सार्थकता सिद्ध करती है। हर कवि को ये चुनौती है। यदि जीवन और कविता एकाकार हो जाएं, तो निश्चय ही हमारा समूचा दृष्टिकोण ही बदल जाएगा। कहीं कुछ भी निरर्थक नहीं होगा, कहीं कुछ भी असुंदर नहीं होगा। हमारे सभी प्रयास हमें सत्य, शिव और सुंदर के करीब ले जाएंगे। मैंने झाबुआ आदिवासियों में अलीराजपुर में जाके देखा कि वहाँ के भील जो निशाना लगाते हैं, आज भी जो तीर चलाते हैं, तो हमको राम के युग की याद आ गई। तीर तरकश ये चलाते हो, इतना बढ़िया निशाना मारते हैं कि 10 में 10 तो मार ही लेंगे, न हो तो 8 तो निशाना मार ही लेंगे। 1-2 मिस हो तो मिस हो, चूकते नहीं, अचूक मारते हैं। मैंने देखा वो अंगूठा नहीं लगा रहे हैं। मैं चौंक गया कि बिना अंगूठा तीर कैसे चल सकता, बिना अंगूठा तो एक पत्र चिट्ठी लिखना मुश्किल। मैंने बुला के पूछा, तुम लोग अंगूठा क्यों नहीं लगाते? हमारे यहाँ श्राप है। वो तो जानते नहीं कि किसका। तब मुझे लगा कि इनके पूर्वजों का हमारे एक महान ऋषि ने जब इनाम देना चाहिए था कि तूने बिना किसी शिक्षण के गजब कर दिया आर्चरी में, धनुष विद्या में, तो इनाम था दक्षिणा में उसका अंगूठा मांग लिया। दिल दहल जाता है सोच करके कि जिसको पुरस्कार मिलना चाहिए उसको दंड मिला, पर उसके भी क्या चुनौती दी है। आज उसके परंपरा के लोग भूखे हैं, महुए बीन बीन खा रहे हैं, लंगोटियाँ लगाए हैं, मगर क्या सर्वहारा का स्वाभिमान है कि अंगूठे का प्रयोग नहीं करते। मैं दहल गया। उसी पर कविता है, कटे अंगूठों की बंधनवारें, कटे अंगूठों की बंधनवारें बांधे, सरसंधानों के जल से मनाते तुम, बिके द्रोणाचार्यों के अभिजाति मूल्यों पर दुर्धर महाभारत के थोथे गान गाते तुम। तब से आज तलक स्वाभिमानी सर्वहारा, 4 अंगुलियों से ही साधता अचूक लक्ष्य आहत अस्तित्व का। जीवित है अज जीविषा 100 अभावों बीच, सदियों को रौंद रौंद रौरव की छाती पर। आस्था आदिवासियों की अप्रतिहत अप्रगल्भ, झूम रही निर्विकार सदियों के आर पार महुओं की मस्ती में। हल्की हरारत से प्रस्फुटित होते ही होती हराम नींद हस्तिनापुर वासियों की। हल्की हरारत से प्रस्फुटित होते ही होती हराम नींद हस्तिनापुर वासियों की। विस्मित अवाक मुँह बाए सब तकते खड़े, दुर्दम ज्वलंत एकलव्य चुनौतियां। कवि यदि समूचे जीवन को एक रूमानी और यथार्थ भरी दृष्टि से देखता है, तो जीवन के अंत को भी क्यों ना उतनी ही रूमानियत, उतनी ही भावुकता और उतने ही यथार्थ से देखे। तभी ये व्यक्ति विशेष की कविता होकर भी नहीं है, तभी तो ये जीवन के अंत की कविता ना होकर जीवन के राग की कविता है। बात क्या है, बाहर आज बड़ी धूमधाम है, घर भर गया है परिजनों पुरजनों से। फिर बैंड बज रहा है द्वारे, शहनाई का परिचित स्वर बींधता सा जाता है शून्य अंतराल को। शहनाई का परिचित स्वर बींधता सा जाता है शून्य अंतराल को। क्या जब ले जाते हैं क्या नारी को, क्या नाम से, वो है तो सती प्रथा, वो तो उसका वही श्रृंगार करते हैं जो शादी में करते हैं, चूड़ी लाख की सिंदूर उंदूर वही साड़ी पहनाते हैं। तो उस समय खुशी होती है जब गहने पहनती है, जब शादी के टाइम पे, और मरने के बाद जब सती है तो उसमें लोग पहनाते जाते रोते जाते हैं। ये सुमन जी के ही बूते की बात है कि वे जीवन के रोमांटिज्म और यथार्थ को बड़ी सहजता से एक दूसरे के आमने सामने खड़ा कर देते हैं। वो देखो गंगा के तट पर धधक रही मरघट की ज्वाला, एक एक चिंगारी में ही कितने काल अशेष भरे हैं, कितनों के अरमान अधूरे यहाँ राख का वेश धरे हैं। तो नित्य प्रति नई नई आहुतियाँ धधक रही मरघट की ज्वाला। फूंक चुके कितने अपने ही हाथों से जीवन सुख अपना, और बहा चुकी हैं दुखियाँ आँखें कितनी गंगा कितनी जमुना, पर न बुझी है बुझ न सकेगी धधक रही मरघट की ज्वाला। बांस हाथ में लिए कोंचता कौन खोपन, ये सब हर होते आते हैं। क्या जीवन जिसने आंसू ही देखे हैं मुस्कान न देखी। ये जो वहाँ रहता है ना डोम,
बांस हाथ में लिए कोंचता कौन खोपड़ी ये मानव की, क्या मसान का देव यही है भीषण आकृत सी दानव की। क्या इसने कभी न सोचा कि धधक रही मरघट की ज्वाला, एक दिन इसका भी नंबर आएगा। मैं क्या जीवन इसका है, ऐसी जो नौकरी इसकी, ऐसा ठेका है यहाँ कि सबको यहाँ रोती देखता, किसी को हंसते देखते नहीं, उसके भाग्य में ही लिखा। क्या जीवन जिसने आंसू ही देखे हैं मुस्कान न देखी, चिर विछोह का साक्षी है जो मधुर मिलन की आन न देखी, इसके भीतर बाहर दोनों धधक रही मरघट की ज्वाला। फिर गंगा को लिया हमने, गंगा किनारे ज्वाला, कितने नगर बहा दिए, इसको नहीं बहा पाई जरा सी आग को। सृष्टि बहा देती यदि शंभु जटाओं का मिलता न सहारा, सृष्टि बहा देती यदि शंभु जटाओं का मिलता न सहारा, सुर नर जिसे देख सेहरे थे यहाँ वही गंगा की धारा, किंतु वक्ष पर आज उसी की धधक रही मरघट की ज्वाला। कितने ही बुझ गए दावानल बड़वानल सूखे सागर में, और शंकर के तीसरे नेत्र की ज्वाला शांत हुई क्षण भर में, बस सृष्टि प्रलय पर्यंत एक सम धधक रही मरघट की ज्वाला। अगर ये सही है कि निराला ने कविता को पूरी तरह जिया था, तो ये भी सही है कि वर्तमान में यदि जीवन को एक कविता समय की तरह जीने वाले किसी युग पुरुष का नाम लेना हो तो कहीं डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन। मैं क्षिप्रा सा ही तरल सरल बहता हूँ, मैं कालिदास की शेष कथा कहता हूँ। मुझको न मौत भी भय दिखला सकती है, मैं महाकाल की नगरी में रहता हूँ।